स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर के, जो अभी हमारा कंडक्ट हुआ था जाकर के 20 फरवरी 2025 को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो बहुत ही टॉप क्लास का है। नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका रेलवे, DSSB, ठीक है, और KGMU या जो भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं उनको देने जाने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और अगर इस वीडियो का यही पार्ट अभी आपने देखा है तो इसके अलावा जाकर के अन्य पार्ट भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी तैयारी में एक कदम और बढ़ाएंगे। और शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन से हमको स्टार्ट करना है। कह रहा मेथड इज यूज टू कंफर्म द स्टेबिलिटी ऑफ अ पेरेंट्रल प्रोडक्ट। पेरेंट्रल प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं, जो भी इंजेक्टेबल होते हैं उनको कह दिया जाता है पेरेंट्रल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कह रहा है जो भी पेरेंट्रल प्रोडक्ट हैं उनकी स्टेरिलिटी को चेक कर कंफर्म करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया स्टेरिलिटी क्या होता है? स्टेरिलिटी का मतलब होता है जीवाणुहीनता, यानी उसमें कोई जीवाणु तो नहीं रह गया, कोई बैक्टीरिया तो नहीं रह गया, कोई वायरस तो नहीं रह गया है, कोई माइक्रोब्स तो नहीं रह गया है, या कोई पायरोजन्स तो नहीं रह गया है। इसको कहते हैं स्टेरिलिटी चेक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। उसका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर लो तो पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि इसमें स्टेरिलिटी हमारी बिल्कुल प्योर है, ये स्टेरिलिटी बिल्कुल ओके है। तो मेथड इज यूज्ड टू कंफर्म द स्टेरिलिटी ऑफ अ पेरेंट्रल प्रोडक्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेथड इज यूज्ड टू कंफर्म द स्टेरिलिटी ऑफ अ पेरेंट्रल प्रोडक्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेथड इज यूज्ड टू कंफर्म द स्टेरिलिटी ऑफ अ पेरेंट्रल प्रोडक्ट इज, अब आपको बोलना है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। देखिए ये मैंने एक नया तरीका जो है स्टार्ट किया है अपने वीडियोस में। इसमें क्या है कि मैं आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 2 बार क्वेश्चन बैक टू बैक मैं पढ़ लूंगा। तीसरी बार मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो फिर मैं आंसर उसका मैं नहीं बोलूंगा, उसको आंसर आपको बोलना है अपने वीडियो में देख करके, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलूंगा। तो इससे क्या है, इससे आपको याद होगा, आपके दिमाग में चीज़ें सेट होंगी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर ट्रीटिंग पेशेंट इन शॉक। अगर कोई भी पेशेंट शॉक की कंडीशन में है तो हम लोगों को मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मतलब जो लगे कि ये यार ये सबसे पहले करना चाहिए, इनिशियल मतलब शुरुआत में जो है हमें ये एक्शन लेना चाहिए, तो कौन सा एक्शन होगा जाकर के। अगर कोई पेशेंट शॉक में है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, एलिवेटिंग द लेग्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। उसके लेग्स को एलिवेट कर देना चाहिए ताकि जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, ठीक है। इंप्रूव ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए मतलब उसका पैर पकड़ के उसको बिल्कुल पैर कर दो ऊपर, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से कर दो, ये पोजीशन कर दो, ये पोजीशन कर दो, तो ये आपके पैर। और ये जब ब्लड फ्लो बिल्कुल इस तरफ होगा जाकर के, तो होगा क्या कि जो है वो जो शॉक उसको लगा है वो उससे जो है बाहर आने की संभावना जल्दी रहती है। तो एलिवेटिंग द लेग्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। अब देखिए हम लोग तो इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर ट्रीटिंग पेशेंट इन शॉक एलिवेटिंग द लेग्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर ट्रीटिंग पेशेंट इन शॉक एलिवेटिंग द लेग्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर ट्रीटिंग पेशेंट इन शॉक एलिवेटिंग द लेग्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। बढ़ेंगे 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना नन्हा सा, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। छोटू सा क्वेश्चन है। कह रहा है विटामिन सी इज विटामिन सी क्या है। अब भैया ये तो हमको भी नहीं पता विटामिन सी क्या है, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड है ये पूछना चाह रहा है या कोलेजन से कुछ पूछना चाह रहा है। देखते हैं क्या इसका आंसर दिया गया था। हाँ देखिए नया ले आया, वाटर सोल्यूबल कह रहा है, वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन सी, इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो आपको पूछा जा सकता है कि कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए, कोलेजन एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए कौन से विटामिन की मतलब रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे विटामिन सी की आवश्यकता होती है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, विटामिन सी है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो इसकी मात्रा अधिक हो जाए शरीर में तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, विटामिन सी है, ठीक है। और इसका कोई क्वेश्चन,
और याद आएगा तब बताएंगे। 53 की बात, हाँ तो सीधी सी बात है कि विटामिन सी इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अच्छा वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं, याद आ गया आप कुछ हमें नया। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारे वही आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स और प्लस सी वाला मिला तो ये आ गया हमारा वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, तो फैट सोल्यूबल में ADEK, एडेक, सीधे से याद हेडेक, जैसे हेडेक नहीं होता उसे वैसे ही एडेक कर दो। अब देखिए 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है ड्रग्स दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर आर क्लासिफाइड अंडर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। कह रहा है ड्रग्स दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर, कोई भी ड्रग्स जो एक्ट करती है बाइंड होकर के किसी स्पेशल, स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल किसी सेल रिसेप्टर पे, मान लो कोई रिसेप्टर स्पेशल रिसेप्टर है उसी पे जाकर के ड्रग हमारी बाइंड हुई, आर क्लासिफाइड उसको वर्गीकृत किया जाता है अंडर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब किस तरीके के मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की कैटेगरी में, तो आप बताएंगे जाकर के रिसेप्टर मीडिएटेड रिएक्शन, इसको कहा जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड रिएक्शन। मतलब समझ रहे हैं कि अब या रिएक्शन बोल दीजिए या फिर मेडिसिन बोल दीजिए या फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बोल दीजिए। तो कह रहा है ड्रग्स दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड अंडर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन रिसेप्टर मीडिएटेड रिएक्शन। ड्रग्स that act by binding to specific cellular receptors are classified under mechanism of drug action receptor mediated reaction. Drugs that act by binding to specific cellular receptors are classified under mechanism of drug action receptor mediated reaction. बढ़ेंगे 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, कह रहा है द टेम्परेचर एंड होल्ड टाइम यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन। भैया जो हॉट एयर ओवन है, ठीक है ना, जो हॉट एयर ओवन है इसमें हम लोग जब स्टेरिलाइजेशन करते हैं जा करके तो कितने डिग्री सेल्सियस पे और कितने घंटों के लिए चीज़ को रखते हैं, प्रोडक्ट को रखते हैं, तो आप बताएंगे इसमें देखिए 160 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करते हैं और 1 घंटे के लिए इसको रखते हैं, कहीं कहीं पे 2 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, हॉट एयर ओवन से करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स के लिए होता है जा करके, और ये फिजिकल कैटेगरी में आता है जा करके। फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल 3 तरीके के स्टेरिलाइजेशन होते हैं, तो फिजिकल में आता है हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हम किससे करते हैं, हाँ हॉट एयर ओवन से करते हैं जा करके। ठीक है, तो ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है हमारा। अब इसको याद कर लीजिए, कह रहा था टेम्परेचर एंड होल्ड टाइम यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स। द टेम्परेचर एंड होल्ड टाइम यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स। द टेम्परेचर एंड होल्ड टाइम यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स। 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कॉर्टिसोन इज अ, देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने एक वीडियो बना करके डाला था, जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे सिक्रेटेड हार्मोन्स हैं, अभी मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग उसमें देखते नहीं जा करके, फिर कहेंगे कि यार क्वेश्चन छूट गया। अब कॉर्टिसोन के बारे में पूछा गया कि कॉर्टिसोन क्या है, तो कॉर्टिसोन इज अ, सीधी सी बात है हार्मोन है हमारा, ठीक है ना, ये इंडोक्राइन हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोन, एड्रिनल ग्लैंड से जो है निकलता है जा करके ठीक है ना, और शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है बॉडी में, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हाँ तो कॉर्टिसोन इज अ हार्मोन, इसको याद कर लीजिए, कॉर्टिसोन इज अ हार्मोन। कॉर्टिसोन क्या है, कॉर्टिसोन इज अ हार्मोन, कॉर्टिसोन इज अ हार्मोन। अब बोल देना अगली बार, कॉर्टिसोन इज अ, जय हिंद जय भारत। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। पहली जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया थी वो किस लैंग्वेज में लॉन्च करी गई थी या किस लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी, तो आप बताएंगे जा करके इंग्लिश एंड लैटिन, बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड लैटिन। तो फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, इंग्लिश एंड लैटिन। फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, इंग्लिश एंड लैटिन। फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, इंग्लिश एंड लैटिन बोथ। अब बढ़ेंगे
58 नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है? तो बता दीजिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ एम्पीसिलिन इज 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ एम्पीसिलिन इज 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ एम्पीसिलिन इज 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है आईयूपीएसी नेम फॉर फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है? तो आप बताएंगे मेथेनॉल। वाओ, क्या बात है। IUPAC नेम फॉर फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल, IUPAC नेम फॉर फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल, IUPAC नेम फॉर फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस पेपर हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो सब लाते रहते हैं। प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है फार्मासिस्ट का वो सब आपके लिए लाते रहते हैं। तो करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है। अब देखिए 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन, जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है वो कैसे अरेंज होता है? तो आपको बताना है कि चैन में अरेंज होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन चैन, स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन चैन, स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन चैन। 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नोटिस आ गया कि नहीं आ गया? प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एग्जाम पैरा, तो कर लीजिए भैया, बार बार ये चिल्ला चिल्ला वीडियो खुद ही कह रहा है। ठीक है, और लाइक जरूर कर लेना, लाइक बिल्कुल कंपलसरी है, मस्ट है, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है। 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ, आयोडीन किसका कंपोनेंट है? तो आप बता देना थायराइड हार्मोन्स का कंपोनेंट होता है आयोडीन। ठीक है, दो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4। ठीक है ना, T3 और T4। तो ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्राइडोथायरोनिन, ठीक है, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। तो T4 हार्मोन्स ऐसा होता है जिसकी प्रेजेंस में जो मेंढक का लार्वा होता है, ठीक है ना, वो एडल्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, इस क्वेश्चन को और याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं। ठीक है, देखिए इसको याद कर लीजिए। आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आप देखिए 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द मेडिकेशन। ये पर्चा देखिए आया डॉक्टर साहब का, इस पर्चे में ये RX लिखा है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिख दी गई और एक डायरेक्शन दे दिया जाता है फार्मासिस्ट के लिए, एक डायरेक्शन दे दिया जाता है पेशेंट के लिए, एक जगह होता है सिग्नेचर, एक जगह होता है सिग्नेचुरा। ठीक, बस सीधी सी बात है। तो RX का मतलब हो गया जाकर सुपर इंस्क्रिप्शन, जो यहाँ पे लिखा होता है दुनिया का सब केमिकल, इसको कहा जाता है मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन होता है जाकर के, इसको क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और जो डायरेक्शन होते हैं जाकर के फार्मासिस्ट के लिए, ठीक, फार्मासिस्ट का डायरेक्शन जो भी है उसको हम लोग कहते हैं क्या? सबस्क्रिप्शन। क्या कह देते हैं जाकर के? सबस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यानी सीधी सी बात है कि डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर मेडिकेशन इज सब्सक्रिप्शन। सीधी सीधी याद है कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द मेडिकेशन इज सब्सक्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द मेडिकेशन इज सब्सक्रिप्शन। Parts of prescription contains instruction for the pharmacist to prepare the medication is, बोल दो, सब्सक्रिप्शन। ठीक, और अगर शॉर्ट में याद करो तो इतना याद कर लो कि डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट सब्सक्रिप्शन, ऐसा याद कर लो। कुल मिला के चीज़ें समझो और याद करो तो ज़्यादा अच्छा लंबे समय तक स्टोर होगा। अब देखिए कह रहा है इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू द नोज और थ्रोट। क्या इस्तेमाल करते हैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए, इंटर कराने के लिए? जो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होते हैं, ऐसे डस्टिंग पाउडर जो मेडिकेटेड होते हैं, नोज में या थ्रोट में यानी नाक में या गले में अगर उसको हमें डालना है, उस पाउडर को, डस्टिंग पाउडर को, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को, तो हम लोग उसको डालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तो सीधी सी बात है इंसफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं जाकर के, इंसफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं। इज यूज टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू द नोज और थ्रोट, इंसफ्लेटर। इज यूज टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू द नोज और थ्रोट, इंसफ्लेटर। इज यूज टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू द नोज और थ्रोट,
इंसफ्लेटर। या फिर ऐसे याद कर लो कि इंसफ्लेटर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू द नोज और थ्रोट। इंसफ्लेटर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू द नोज और थ्रोट। ऐसे याद कर लीजिए। 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है? इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म। जो भी लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म है उसकी विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? कि हाँ देखिए क्या नहीं है, कह रहा है दे आर लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन देन सॉलिड फॉर्म। कह रहा है कि ये सॉलिड की अपेक्षा, ठीक है, बहुत ही कम मतलब इनमें बैक्टीरिया के संपर्क में आने के चांसेस होते हैं, या बैक्टीरिया से ये दूषित हो जाएं, ये कम संभावना होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। यानी अगर सॉलिड और लिक्विड दो चीज़ें रखी हैं, बात समझना, तो इनका कहने का मतलब है कि सॉलिड में जल्दी बैक्टीरिया संपर्क में आएंगे, ठीक है, और लिक्विड में बैक्टीरिया देर में संपर्क में आएंगे। तो ये बात भैया गलत है। जबकि इसका उल्टा क्या है कि लिक्विड में जल्दी आएंगे संपर्क में बैक्टीरिया, और सॉलिड में चाहे भले देर में आए। ठीक, ना मानो तो आप कभी एक गिलास पानी भर के देख लो, एक बाल्टी में पानी भर के रखो और 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रखकर रहने दो, ठीक है, और उसी बाल्टी में तुम ईंटा पत्थरा रख दो, ठीक है, जो भी है सॉलिड चीज़ें रख दो। अब देखो किस में जल्दी जो है बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो पता चल जाएगा तुमको। ठीक है, तो अब इसको याद कर लो। कह रहा है कि इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म, दे आर लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन देन सॉलिड फॉर्म। इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म, दे आर लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन देन सॉलिड फॉर्म। इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म, दे आर लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन देन सॉलिड फॉर्म। आप 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, धुआंधार। कह रहा है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम विच टू विच फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी कैप्सूल की, ठीक है, तो जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है, अब एक क्वेश्चन देखिए बनता है कि ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए होती है, तो यहाँ पे बता देना चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। क्वालिटी, जो जिलेटिन की क्वालिटी होती है उसको चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे कह रहा है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज, मतलब जो ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन की उसको किस रेंज से किस रेंज के बीच में होना चाहिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कैप्सूल की। तो आप बताएंगे जा करके 150 से 250 ग्राम के बीच में होना चाहिए ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम 150 टू 250 ग्राम for the manufacturing of capsule. Bloom strength of gelatin may range from 150 to 250 gram for the manufacturing of capsule. Bloom strength of gelatin may range from the for the manufacturing of capsule. ठीक, अब बढ़ेंगे 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द BCG वैक्सीन्स प्रोवाइड्स, एक मिनट रुकिए, इसने अलर्ट कर दिया है मुझे। कह रहा द BCG वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिसीज एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड। कह रहा है जो BCG वैक्सीन है ये किस बीमारी के लिए हमें प्रोटेक्शन देती है और इसको हमें कब लगाना चाहिए। तो आप बता देना BCG का मतलब बैसिलस कॉलमेटिक वेरिन, TB की वैक्सीन है, TB के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है और ये लगा देना चाहिए जब भी बचपन में जन्म होता है, उसी समय जो है मतलब जन्म के टाइम पे इसको लगाते हो। तो ट्यूबरकुलोसिस एट बर्थ, ठीक है ना, बच्चों में जन्म के समय टीबी ना हो, ठीक, या कोई नवजात में टीबी ना हो, इसके लिए हम लोग BCG की वैक्सीन लगा देते हैं। तो सीधी सी बात है, द BCG वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिसीज एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड ट्यूबरकुलोसिस एट बर्थ। ठीक है, द BCG वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिसीज एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड ट्यूबरकुलोसिस एट बर्थ। द BCG वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिसीज एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड ट्यूबरकुलोसिस एट बर्थ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है 5-year-old पेशेंट अंडरगोइंग अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक विच इंट्रावेनस एनेस्थेटिक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। कह रहा है अगर कोई 5 साल का पेशेंट है, ठीक है, जिसको माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से होकर के गुजरना है, यानी माइनर सर्जरी होनी है, तो उसको एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक की ज़रूरत है, मतलब कोई ऐसा एनेस्थेटिक लगाना है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो कम है। ठीक है, तो कह रहा है कौन से इंट्रावेनस एनेस्थेटिक को हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो आप बताएंगे जा करके प्रोपोफॉल को हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो सीधे इसको एक बार में पढ़ करके आप लोग याद करिए, क्वेश्चन बड़ा है। अ 5-year-old पेशेंट अंडरगोइंग अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक विच इंट्रावेनस एनेस्थेटिक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोफॉल। ठीक है, अब बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जाकर के
पेस्ट डिफर्स फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, जो पेस्ट होते हैं वो ऑइंटमेंट से डिफर्स होते हैं, मतलब किस कारण से डिफर होते हैं, उनमें क्या होता है अगर, तो पेस्ट में फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से वो डिफर्स होते हैं ऑइंटमेंट से। क्योंकि पेस्ट की जो स्प्रेडेबिलिटी है, यानी पेस्ट अगर आप लगाएंगे एक तरफ और एक तरफ हमने लगाया ऑइंटमेंट, ठीक है, आप समझना, एक तरफ हमने लगा लिया डब और एक तरफ लगा लिया साधारण साबुन, ये तो सुना है। तो यहाँ पे कह रहा है एक तरफ लगाया हमने पेस्ट और एक तरफ लगाया ऑइंटमेंट। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ऑइंटमेंट जो है वो ज़्यादा फैलता है हमारी स्किन पे, और जो पेस्ट है वो हमारा कम फैलता है स्किन पे। तो बस सीधी सी बात है कि जो भैया जिसमें सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होगा वो कम फैलेगा, ठीक, और जिसमें सॉलिड पार्टिकल कम होगा वो ज़्यादा फैलेगा। तो बस सीधी सी बात है, इसीलिए पेस्ट जो है ऑइंटमेंट से अलग होता है। तो पेस्ट डिफर्स फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग फाइनली पाउडर्ड particles. Paste differs from ointment by containing finely powdered particles. Paste differs from ointment by containing finely powdered, बहुत सही, पार्टिकल्स। आप देखिए 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रखा है, यूज ऑफ आईपी कैक। आईपी कैक क्या होता है, एंटी इमेटिक होता है जाकर के, सॉरी इमेटिक्स होता है जाकर के, उल्टी कराने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यूज ऑफ आईपी कैक एज ए इमेटिक्स, यूज ऑफ आईपी कैक एज अ इमेटिक, यूज ऑफ आईपी कैक एज अ इमेटिक, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा रोल ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिपेंडेंट ऑन, रोल ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कह रहा डिसइंटीग्रेशन का जो रोल होता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में वो किस पे डिपेंड करता है। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें अगर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है तो उसका जो रोल है वो किस पे डिपेंड करेगा जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन, नन। तो रोल ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब डिसइंटीग्रेशन का रोल किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, केमिकल कंपोजिशन पे या नन पे। तो द राइट आंसर इज नन, मतलब इन तीनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा डिसइंटीग्रेशन का जो रोल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको याद कर लीजिए कि रोल ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज डिपेंड ऑन नन, रोल ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज डिपेंड ऑन नन। और फिर भैया ये क्वेश्चन अगर यही आंसर आ जाए तो नन लगा देना, और कोई मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ये रोल कहीं प्ले करता हो, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, चूंकि एग्जामिनर है कुछ भी बना सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सिस्टम से टैकल करेंगे। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिजाइन अ रेजिमेन फॉर अ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड अ हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कह रहा है अगर कोई पेशेंट हमारा ऐसा आ जाता है जो टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है, हाइपरटेंशन से भी ग्रसित है और हिस्ट्री है उसको पेप्टिक अल्सर की, तो आप लोग उसकी सेफ ट्रीटमेंट के लिए और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए जिसकी इफिकेसी बढ़िया हो कौन कौन सी मेडिसिन प्रीफर करेंगे। तो जितने भी हमारे फार्मासिस्ट बंधु हैं लगाओ दिमाग, एक से एक DRX हो तुम सब लोग। मेटफॉर्मिन दे देंगे उसको टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, लोसार्टेन दे देंगे हम लोग उसको हाइपरटेंशन के लिए, और पेंटोप्राजोल दे देंगे जाकर के उसको पेप्टिक अल्सर के लिए। है बस बढ़िया कि नहीं, मस्त बिल्कुल। देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं मध्य प्रदेश वाले। तो इसको याद कर लीजिए, कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पेप्टिक अल्सर है, तो उसको 3 चीज़ें देंगे ट्रीटमेंट करने के लिए। बेस्ट जो है ये चीज़ें हैं, मेटफॉर्मिन दे देंगे डायबिटीज़ के लिए, लोसार्टेन दे देंगे जाकर के हाइपरटेंशन के लिए, और पेंटाप्राजोल दे देंगे जाकर के पेप्टिक अल्सर के लिए। खूब पेन 40 बेचते हो, बस वही है ये सिस्टम अपना। कह रहा है इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेस फॉर्म, पेरेंटल डोजेस फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई जैसे इंजेक्शन होता है, बस इंजेक्शन को आप पेरेंटल समझिए, तो इंजेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या नहीं है, एसिडिक पीएच बिलो 3, मतलब ऐसा नहीं कि जो भी इंजेक्शन आप लगा रहे हो, जो भी पेरेंटल चीज़ें आप दे रहे हो, उसका एसिड मतलब उसका जो पीएच है वो एसिडिक हो, और साथ ही साथ उसको मतलब पीएच 3 के नीचे हो, बिलो 3 होना चाहिए। एसिडिक पीएच बिलो 3 ये जरूरी नहीं है किसी भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म के लिए। तो इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेस फॉर्म एसिडिक पीएच बिलो 3, इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेस फॉर्म एसिडिक पीएच बिलो 3, इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेस फॉर्म एसिडिक पीएच बिलो 3, ये नहीं है। 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बॉर्डेटेला इज कॉस्टिव फॉर, बॉर्डेटेला किसके कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है, तो आप बताएंगे जाकर हुपिंग कफ। सीधे सीधी कर दीजिए कि बॉर्डेटेला इज कॉस्टिव फॉर हुपिंग कफ, बॉर्डेटेला इज कॉस्टिव फॉर हुपिंग कफ, बॉर्डेटेला इज कॉस्टिव फॉर हुपिंग कफ।
74 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है इज नॉट यूज्ड एज इनहेलेंट, इनहेलेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप बताएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा इनहेलेंट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है। इज नॉट यूज्ड एज इनहेलेंट हाइड्रोजन, इज नॉट यूज्ड एज इनहेलेंट हाइड्रोजन, इज नॉट यूज्ड एज इनहेलेंट हाइड्रोजन। ठीक है, और किनका किनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो बता दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, अ रिएजेंट यूज टू डीकोलराइज पोटेशियम परमैग्नेट इन अ लिमिट टेस्ट इज, कह रहा है किसी भी लिमिट टेस्ट में पोटेशियम परमैग्नेट को डीकलराइज करने के लिए, यानी इसका कलर उड़ा देने के लिए कौन सा हम लोग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के एथेनॉल, एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं जाकर के, एथेनॉल अ रिएजेंट यूज टू डू डीकलराइज पोटेशियम परमैग्नेट इन अ लिमिट टेस्ट, a reagent used to decolorize potassium permanganate in a limit test is ethanol, a reagent used to decolorize potassium permanganate in a limit test is ethanol, a reagent used to decolorize potassium permanganate in a limit test is, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या कह रहा है, फिनॉल इज अ, फिनॉल क्या है आप बता दीजिए, फिनॉल एसिडिक होता है, फिनॉल इज अ एसिडिक कंपाउंड, फिनॉल इज अ एसिडिक कंपाउंड, फिनॉल इज अ एसिडिक कंपाउंड। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई, ऐसे पेरेंट्रल्स जो लार्ज वॉल्यूम होते हैं, जैसे एनएस की बोतल है, नॉर्मल सलाइन की बोतल है, ठीक है ना, रिंगर लैक्टेट आरएल की बोतल है, अगर ये बोतल है तो ये लार्ज वॉल्यूम में आ जाएंगी जाकर के। इनको हम लोग कैसे एडमिनिस्टर्ड करेंगे, तो सीधी सी बात है इंट्रावेनस, जब तक आप वीगो नहीं लगाएंगे तब तक मानेंगे नहीं, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्रावेनस, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्रावेनस, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्रावेनस। देखिए मैं इस वजह से और इधर उधर के टर्म्स बोल देता हूँ, हो सकता है आपको इंट्रावेनस की जगह वीगो ही कहीं दे दें, है बात सही कि नहीं, आईवी दे दें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए कहाँ कौन सी इस्तेमाल करा। 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अ पेशेंट विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब्ड अ बीटा 2 एगोनिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू रिलीव ब्रोंकोस्पास। आप एक पेशेंट है जो अस्थमा का, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है बीटा 2 एगोनिस्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू रिलीव ब्रोंकोस्पास, तो कह रहा है ब्रोंकोस्पास्म के लिए अब बीटा 2 एगोनिस्ट उन्होंने कैटेगरी बोल दी है, ठीक है। लेकिन इस बीटा 2 एगोनिस्ट में कौन सी ड्रग ऐसी है जो ब्रोंकोस्पास्म यानी उसके जो अस्थमा की कंडीशन है उसको जाकर के सही करेगी, तो कौन सी मेडिसिन हो सकती है आपके हिसाब से। तो सीधी सी बात है, आपने साल्बुटामाल का इस्तेमाल सुना होगा जाकर के, साल्बुटामाल का, तो साल्बुटामाल जो हमारी है ये बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग होती जाकर के, और यही जो है प्रीफर करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं जाकर के। तो आप पेशेंट विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब्ड अ बीटा 2 एगोनिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू रिलीव ब्रोंकोस्पास्म, साल्बुटामाल। A patient with asthma is prescribed a beta 2 agonist which of the following drug is most likely to relieve bronchospasm, salbutamol. A patient with asthma is prescribed a beta 2 agonist which of the following drug is most likely to relieve bronchospasm, salbutamol. तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी लोगों को पढ़ाई करनी है, और अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको 100% चीज़ें लर्न होने वाली हैं, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। जितने भी वीडियो पढ़े हैं, अगर आप वाकई तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी लगे हुए हैं, तो अब मैं एक बार आपसे ये कहूँगा कि एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में प्लस पॉइंट बढ़ेगा ही। अगर आप केवल इतने ही वीडियो देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप खुद ही टीचर बन जाएंगे, समझ रहे हैं, 70+% नॉलेज आप एक्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे, आप चूँकि ये बात से ये लगभग 30 क्वेश्चन कितने हो गए जा करके, लगभग 28 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एमपी फार्मासिस्ट का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे कोई नया पेपर लेकर के, किसी प्रीवियस ईयर कोई मतलब जो अच्छी कहीं एग्ज़ाम हुआ होगा वहाँ का हम लोग लेकर के आएंगे और शेयर करेंगे आप सभी लोगों के साथ। तो करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।